हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मी अभिषेक साहू। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक बढ़िया सा चैप्टर, एटम इन जस्ट वन शॉट। ट्रस्ट मी गाइस, जैसे आपको हर बार हर वन शॉट बहुत पसंद आता है और आप कमेंट सेक्शन में बता करके जाते हैं, आज भी ठीक वैसे ही होने वाला है कि ये वन शॉट भी आपके दिमाग में इस चैप्टर की पूरी फील और पूरी खुशबू ला करके रख देगा। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने एक बार भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो भी आज आपको चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट समझ आने वाला है और इसके बाद आप पीवाईक्यू बनाने बैठेंगे तो आपसे बन जाएंगे। आपको घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। तो बस यही कहूंगा, वीडियो के एंड तक जब आप पहुंचेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे कि आप कमेंट करे बिना यहां से नहीं जाएंगे। ओके, तो डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। चैप्टर को आसान बनाना ही मेरा काम है और मैं बना करके जाऊंगा। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप इस चैप्टर के आसान और सबसे सुंदर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा अभिषेक साहू सर फिजिक्स के नाम से। इसकी जो लिंक है ये मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप जानते हैं कई बार लिंक एक्सपायर हो जाते हैं, काम नहीं करती हैं। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो इसके लिए अगर लिंक काम ना करे तो आपको टेलीग्राम पर जाना है और नाम से सर्च कर लेना है अभिषेक साहू सर फिजिक्स। आपको टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना और उसके बाद वहां से जो फाइल वाला सेक्शन है वहां पर जाएंगे आप तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के जो भी अभी तक आते जा रहे हैं। हाँ, और एग्जाम के लिए बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट स्टफ है, नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन करो। और आपने जो 30,000 प्लस सब्सक्राइबर उस पे करवा दिए हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू आपको। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो, आज हम जानते हैं कि एटम क्या है। हम जानते हैं कि जो पूरा जो देखो, आप समझते हो इस दुनिया में हर चीज क्या है? मैटर है। हर चीज नहीं बोल सकता तो हम ये देखते हैं, हर चीज नहीं बोल सकता हूं मैं ऐसा बोलता हूं कि इस दुनिया की हर वो चीज जो जगह घेरती है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है ना, वो मैटर है। जैसे कि ये मेरे पास बोर्ड हो गया, ये मैटर हो गया। ये पेन, ये भी जगह घेरती है, मैटर हो गई। चेयर रखी हुई है, ये भी जगह घेरती है, तो ये भी मैटर हो गई। और हम जानते हैं कि हर एक मैटर किससे मिलकर के बना होता है? कई सारे एटम से मिलकर के बना होता है। ऐसे होता है ना। और एक एटम के अंदर आज हमें पता है कि जो बेसिक 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन हमें उससे पहले नहीं पता था कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो एटम कैसे बना है, एटम के पीछे की कहानी क्या है, एटम के पीछे क्या क्या है और ऐसा ही क्यों है, ये सारी चीजें बताने के लिए बहुत सारे पास्ट में मॉडल्स दिए गए। उन मॉडल्स में से कुछ एक मॉडल्स जिन्होंने हमारी लाइफ में या इस रिसर्च में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, हम उनको पढ़ने वाले हैं। आज हम बता दें कि आज हम जो मॉडल पढ़ते हैं ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। आज हमारे पास जो जानकारियां हैं ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही हमें बताता है, जिसको बोर ने फर्दर एक्सप्लेन करा। हाँ, तो बेसिकली, लेकिन ये जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है इसको भी पढ़ाया जाता है फिजिक्स में। ये मॉडल सच नहीं है, ये मॉडल सही नहीं है, लेकिन ये मॉडल रदरफोर्ड का जो मॉडल था उससे पहले इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने विश्वास करा। हाँ, तो पहले हम इस मॉडल को जान लेते हैं। तो बात वही काफी पुरानी है, लेकिन थॉमसन ने दिया एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के हिसाब से जो एटम है वो एटम की इमेजिनेशन कुछ ऐसी करी गई कि एटम एक तरबूज की तरह होता है। जैसे एक तरबूज में, एक वाटरमेलन में बीज जगह जगह पर फैले होते हैं, सीड्स पूरे मैटर में फैले होते हैं, वैसे ही थॉमसन ने बताया कि एक एटम में, पूरे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक तरबूज के अंदर जो रेड वाला पोर्शन पूरे उसमें होता है, वैसे ही उसने कहा कि जो मैटर है, रेड वाले पोर्शन को क्या नाम दिया थॉमसन ने कि भाई ये रेड वाले पोर्शन ही कंपैरिजन करी पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये जो सीड्स हैं, इसके बीज हैं, उसकी कंपैरिजन करी इसने नेगेटिव चार्ज के साथ। तो आप ये देखें कि ये पूरा जो मटेरियल हम देखेंगे, जैसे मान के चलो कि इस तरीके से आप मान सकते हैं कि ये मेरे पास, उन्होंने बताया कि ये मेरे पास एक पूरा मैटर हो गया और इस मैटर में ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जगह जगह पर ये जो सीड्स इसमें फैले हुए हैं, जगह जगह पर इसमें जो सीड्स फैले हुए हैं, इसको आप बोले इलेक्ट्रॉन। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन। तो बता कि ये जो येलो वाला पार्ट हो गया ये कैसा है? ये वाला ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो पिंक वाला आप पार्ट देख रहे हो जो कि वाटरमेलन के सीड से कंपेयर करी, ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन।
तो थॉमसन ने यह भी बताया, क्योंकि देखो एक एटम न्यूट्रल होता है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाता एक एटम, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक एटम को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करना है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्जेस होने चाहिए। तो ये सारी बातें किसने बताई? ये सारी बातें बताई हमें थॉमसन ने। ऑल्दो ये मॉडल गलत हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो कि इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जैसे कि हम इसी वीडियो में आगे 15-20 मिनट बाद पढ़ने वाले हैं कि ये मॉडल स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया के लिए बता दूं कि अगर हम किसी, जैसे मान के चलो हाइड्रोजन गैस ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस से अगर हम किसी लाइट को पास करा रहे हैं, या मैं से बोलूं हाइड्रोजन लाइट को हाइड्रोजन गैस में अगर हमने जो है एक्साइट उसको कराया तो उसमें से लाइट निकलेगी, उस लाइट को हमने प्रिज्म से पास कराया, तो हम देखते हैं कि पूरा 7 मतलब जो सारे कलर का स्पेक्ट्रम के बजाय हमें कुछ कलर की लाइट्स देखने को मिल रही हैं, उसको हमने बोला स्पेक्ट्रल सीरीज। तो उसका एक्सप्लेनेशन इस मॉडल से नहीं मिल रहा था। मैं जो बात मैंने अभी कही आपसे, मैं इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत, लेकिन अभी हमें समझना कि ये इसके फेलियर पॉइंट थे। दूसरी चीज भाई, कुछ टाइम के बाद एक साइंटिस्ट हुए रदरफोर्ड, जिनके साथ उनके जो कलीग्स थे गीगर एंड मार्सडेन, उनके साथ मिलकर उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा एटम को समझने के लिए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया वो थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से बिल्कुल ही अलग था। तो फिर ये फेलियर हो गई कि भाई अगर आपने कहा कि एटम ऐसा होता है तो एक्सपेरिमेंट में कुछ और क्यों शो हो रहा है, तो ये इसके फेलियर्स थे। इस कारण से ये मॉडल जो है फिर उसको मना कर दिया कि भाई ये बात जो मॉडल है थॉमसन का ये सही नहीं है। तो अभी हम इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में आखिरकार ऐसा क्या है। ठीक, पूरा सिस्टम इसका जानते हैं। देखो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड के सजेशन पर, रदरफोर्ड की गाइडेंस में गीगर एंड मार्सडेन ने परफॉर्म करा, तो इसको हम गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि गोल्ड एटम को स्टडी करने के लिए गोल्ड की एक फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक कराया और देखा कि वो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कितने कितने डिग्री जाकर के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर स्कैटर हो रहे हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे गए आर पार, कुछ अल्फा पार्टिकल लौट के जो है 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पे स्ट्राइक हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जो आ रहे हैं। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं और इसके पीछे के एक कारण को जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये बताएं आपको कि गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक स्क्रीन ली जाती है, स्क्रीन पर कोटिंग करी जाती है जिंक सल्फाइड, किसकी? जिंक सल्फाइड की कोटिंग वाली एक स्क्रीन ली गई और स्क्रीन के बीचों बीच एक गोल्ड फॉइल रखी गई। अब इसके रीजन को आप समझिए, दोनों चीजों के रीजन जानो कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग स्क्रीन पर क्यों करी गई। क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब आएगा इस गोल्ड फॉइल के आर पार जाएगा या इससे टकरा के लौटेगा तो कहीं ना कहीं स्क्रीन को टच करेगा, स्क्रीन से स्ट्राइक होगा। तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल आके यहां स्ट्राइक हो गया कि यहां स्ट्राइक कर गया? तो इसके लिए जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई, क्योंकि जिंक सल्फाइड से आकर के जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो ये जो स्क्रीन है ये उस जगह पे ग्लो करेगी, ये चमकेगी, उस जगह लाइटिंग इफेक्ट शो करेगी। तो डिटेक्टर जो लगा होगा उसको पता पड़ जाएगा कि हां भाई यहां पर अल्फा पार्टिकल आया है और यहां पर इतने अल्फा पार्टिकल आए हैं। क्लियर है? तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने का ये रीजन है। दूसरा सवाल ये बनता है कि सर गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया गया, सिल्वर या आयरन क्यों नहीं ले लिया गया? तो इसका रीजन यह है कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। तो गोल्ड की फॉइल को हम जितना थिन बना सकते हैं उतना किसी और मेटल या सब्सटेंस की फॉइल को थिन नहीं बना सकते। बस इतना थिन चाहिए ही क्यों? क्योंकि हम एक एटम को स्टडी करना चाहते हैं, हम एक एटम को स्टडी करना चाहते हैं। तो हमने इस फॉइल को इतना थिन बनाया, इसको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कर दिया और यह अज्यूम करा कि इस थिन फॉइल के अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा। क्लियर? एक और रीजन है कि गोल्ड का जो एटम है उसका साइज भी काफी होता है। इसका एटॉमिक नंबर आज हमें पता है कितना है, 79। तो गोल्ड का एटम भी बड़ा होता है तो स्टडी करने में थोड़ी सी कन्वीनियंस होगी। क्लियर? चलिए, तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया गया। कौन सा सोर्स ज्यादातर हम लेते हैं? बिस्मथ। कौन सोर्स लिया गया उस टाइम पे? बिस्मथ ले लिया गया।
रेडियो एक्टिव सोर्स सर हम किसको कहते हैं ये भी तो बता दो। तो देखो, कभी जब किसी एटम का न्यूक्लियस भारी हो जाता है तो उस न्यूक्लियस में से खुद ब खुद चार्ज पार्टिकल टूट टूट करके बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। क्लियर है? तो ये जो बिस्मथ है इसमें से टूट करके डिके के दौरान अल्फा पार्टिकल, क्या अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल। चलो ठीक है, अभी सर ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो आज हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, काफी भारी होता है। लेकिन उस टाइम पे हमें यह पता था कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब उसके 2 यूनिट के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये काफी भारी होता है क्योंकि उस टाइम पे तो न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हाँ, तो देखो अल्फा पार्टिकल की एक बीम जाकर के इस गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक होती है, और जब ये गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक होती है तो इन साइंटिस्ट ने कुछ चीजें ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? कि जैसे आप ये देख रहे हो ना, अलग अलग जाकर के अलग अलग जगह पर इस स्क्रीन पर ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं। तो इन्होंने उसका एक डेटा कलेक्ट करा, और उस डेटा में उन्होंने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, क्या देखा गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनमें से 99 पॉइंट कुछ परसेंटेज अल्फा पार्टिकल तो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, मतलब गोल्ड फॉइल के आर पार अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, और वो भी ऑलमोस्ट बिना बेंड हुए गए और सीधे जाके पहुंच गए और सीधे जाके स्ट्राइक कर गए और सीधे जाके स्ट्राइक कर गए। मतलब आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, क्या मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड विद इन 1 डिग्री, मतलब जा रहे हैं और सिर्फ 1 डिग्री तक ही मुड़ पा रहे हैं। 1 डिग्री सोचो कितना सा होता है, 1 डिग्री ही मुड़ रहे हैं सिर्फ। समझे बात? समझ रहे हो? तो ये एक डेटा उन्होंने कलेक्ट करा। ठीक, दूसरी चीज उन्होंने क्या नोटिस करी कि ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल, सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल ही ऐसे हैं जो कि 1 डिग्री से ज्यादा मुड़े हैं। क्लियर? नेक्स्ट चीज उन्होंने क्या नोटिस करी कि नियरली 1 in 8,000 कि आप हजारों अल्फा पार्टिकल जब जो है स्ट्राइक करा रहे हैं तो उसमें से मतलब 8,000 में से करीब एक पार्टिकल ही ऐसा था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ रहा है। जैसे ये गया और जाकर के ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये गया और ये जाकर के ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये गया। तो मतलब 8,000 में से करीब एक पार्टिकल ही ऐसा पाया गया जो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, और हार्डली एकाधी पार्टिकल हजारों जो है पार्टिकल में से ऐसा मिला जो एग्जैक्ट 180 डिग्री से स्कैटर हुआ। मतलब आप ये मान के चलें कि कई सारे पार्टिकल गए, अब उसमें से एकाध पार्टिकल ही सिर्फ ऐसा गया जो सीधा गया और वापस सीधा ही लौट आया। तो ये सारी चीजें इस एक्सपेरिमेंट में उनको मिली। उसके बाद इस डेटा से एक लेआउट तैयार करा गया, एक मॉडल तैयार करा गया कि इस जो है चीजें जो हमें देखने को मिल रही हैं इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो अभी हम समझ लेते हैं। जैसे आप ये देखो, पहला पॉइंट समझना कि इस पहले पॉइंट से रदरफोर्ड और उनकी टीम ने क्या कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि भाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। भाई जब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले गए आर पार, इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में खाली जगह है। अब ज्यादातर चले गए, इसका मतलब क्या देखा गया कि एटम के बीच की जो ज्यादातर स्पेस है वो कैसी है? खाली है। हाँ देखो क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। चलिए दूसरी चीज उन्होंने क्या बताई कि टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो उन्होंने उसके बाद हमने क्या देखा कि 0.14% पार्टिकल तो ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, बेंड हुए, मतलब स्कैटर हो गए। तो भाई 1 डिग्री से ज्यादा अगर कोई चीज मुड़ रही है, इसका मतलब यह कि भाई कोई ना कोई चीज वहां पे रिपेल कर रही होगी। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये गए, कोई चीज जाए और सीधे जाए बिना या से मुड़ जाए, तो इसका मतलब है किसी ने इसको धक्का दिया है, मतलब रिपेल करा है। तो फिर यहां से सोचा गया, और एकाध पार्टिकल ऐसा भी था जो ये ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया 120 डिग्री। इसका मतलब है कोई ना कोई बहुत ताकतवर चीज है ना बीच में, जो इस अल्फा पार्टिकल जो कि इतना भारी है इसको मोड़ रही है। समझ रहे? एक आध पार्टिकल ऐसा भी देखा कि सीधे गया पार्टिकल और सीधे ही लौट आया। दैट मींस बीच में कोई भारी चीज है, बहुत भारी चीज इस गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड के एटम के अंदर।
जो इतने भारी और इतनी रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल को भी 180 डिग्री तक बेंड, जो है 180 डिग्री तक वापस भेज रही है, 120 डिग्री तक स्कैटर कर रही है ना। तो क्या देखा गया कि टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, बोले इतने बड़े बड़े एंगल पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्या बताया गया, रदरफोर्ड ने कहा कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो उसको रिपेल पॉजिटिव चार्ज करेगा। जरा सोचो कि अल्फा पार्टिकल खुद भारी है तो उसको इतने एंगल पे फेंकने के लिए कोई बहुत भारी चीज होना चाहिए ना, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल तो उसको ही फेंक के दूर चला जाएगा, समझे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम का जो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक बहुत छोटे से रीजन में, और उस रीजन को कहा गया कोर ऑफ एटम, जिसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। ऐसा क्यों बोला उसने कि एक ही जगह पे इकट्ठा है? अगर एक ही जगह पे इकट्ठा ना होता तो अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पे भेजने की किसी की औकात नहीं होती। जैसे मान के चलो एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल जा रही है बहुत रफ्तार में, सामने अगर ग्लास होगा तो उस ग्लास को धक्का देकर के फुटबॉल आगे निकल जाएगी, लेकिन ये 120 डिग्री पे मुड़ जाए या एज इट इज लौट के आ जाए तो जब भी पॉसिबल है जब सामने बहुत भारी सा पत्थर वत्थर कुछ हो जो सॉलिड हो, एकदम ठोस हो एकदम, समझे। तो यही रीजन दिया कि अल्फा पार्टिकल अगर इतने डिग्री पर लौट के आया है तो उसका मतलब यह है कि जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक ही जगह पे इकट्ठा होगा, तभी ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पूरा एग्जैक्ट लौट सकता है। तो ये एक और कंक्लूजन इस मॉडल से मिला। इसके बाद क्या मिला कि देखो कि अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज के एटम के सेंटर पे सराउंडेड है, तो मतलब सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, तो फिर नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब नेगेटिव चार्ज का कोई बहुत बड़ा खास एविडेंस देखने को नहीं मिलता, तो कहा गया कि नेगेटिव चार्ज कहां है, तो बताया गया कि भाई देखो एक एटम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज तो नहीं हो सकता, इसको न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो बताया गया कि एक जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस जो है इसका तो एविडेंस हमें एज इट इज मिला, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब नेगेटिव चार्ज भी है जो कि इसके आसपास है, काफी दूर दूर स्पेस पर है। तो एक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से यानी कि नेगेटिव चार्जेस से सराउंडेड है, पूरी तरह से घिरे हुए हैं, क्लियर है, ताकि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रह सके। क्या रह सके? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये कुछ कंक्लूजन, ये थी ऑब्जर्वेशन के उसने क्या क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें हमने जो रिजल्ट निकाला, ये क्या है? कंक्लूजन इज रिजल्ट इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ चीजें समझनी है, जैसे कि अगर हमने अभी देखा कि यहां पर ये गोल्ड फॉइल है, मतलब गोल्ड की न्यूक्लियस होगी, क्या होगी? गोल्ड की न्यूक्लियस। समझना ये क्या है? गोल्ड की न्यूक्लियस, गोल्ड न्यूक्लियस, ठीक, ध्यान से समझना, गोल्ड की न्यूक्लियस है। अब आप ये देखते हैं कि इसमें से कोई पार्टिकल इस न्यूक्लियस के कितने क्लोज जा सकता है। हां, तो जैसे मान के चलो कि यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहां से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वेट बहुत मोटा सा हो गया अल्फा पार्टिकल ना, तो कोई अल्फा पार्टिकल आया। अब क्या नोटिस करा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये जो अल्फा पार्टिकल है, अगर ये कोई अल्फा पार्टिकल एग्जैक्ट 180 डिग्री से लौट रहा है, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इससे एक्चुअल स्ट्राइक करके नहीं लौट रहा। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें टकराया और लौटा, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इसमें टकराया और लौटा, ऐसा नहीं हुआ। ये अल्फा पार्टिकल गया, ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस के पास भी है पॉजिटिव चार्ज, और इस न्यूक्लियस के पास इससे अल्फा पार्टिकल से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि अल्फा पार्टिकल बहुत रफ्तार में जाता है इसके पास, और जैसे जैसे पास में जा रहा है, जैसे जैसे पास में जा रहा है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई ये इसके इतने पास में आया, रिपल्सिव फोर्स बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि भाई इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जैसे ही इसमें रिपल्सन बढ़ गया एकदम मैक्सिमम, ये भाग करके पीछे, समझे। तो आप क्या देखते हैं कि यहां पर जो हेड ऑन कोलिजन होता है, यहां पर एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल है ये इससे टकराए बिना ही, एक्चुअल कोलिजन करे बिना ही
ये अल्फा पार्टिकल इससे वापस लौट जाता है। तो ये अल्फा पार्टिकल इसके कितने क्लोज जा सका, इसके कितने क्लोज जा सका, सेंटर से कितने क्लोज जा सका, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्रोच मतलब पहुंचना, कि कितने क्लोज तक अप्रोच कर पाया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई अल्फा पार्टिकल जाता है तो कितने क्लोज अप्रोच कर पाएगा, यह डिपेंड करता है कि इसके बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स लगा, किस जगह पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि इस पहले तो इसके पास सिर्फ क्या थी, ये दौड़ता हुआ आ रहा था, ये दौड़ता हुआ आ रहा था, भयंकर दौड़ रहा था। इसके पास ही पॉजिटिव जो कि बहुत ज्यादा है, इसके पास से कम पॉजिटिव है, तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद ये पीछे की साइड भाग गया। समझे? तो हमने क्या बोला कि जितने क्लोज ये जा सका एक न्यूक्लियस के, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक, तो इस जगह पे क्या हो गया कि इसकी जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी थी ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझे? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी हमेशा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, सिस्टम की जो है प्रॉपर्टी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई ये सारी की सारी डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच पे कन्वर्ट हो गई, किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के, ये देखो, के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हमने माना कि लेट से कितनी दूरी तक ये पहुंच पाई होगी, गोल्ड न्यूक्लियस से कितने दूर तक ये पहुंच पाया होगा, तो हमने कह दिया कि ये R0 डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक, R0 डिस्टेंस से ही लौट गया होगा। तो के Q1 Q2 अपॉन R0, R0 मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, भाई इतनी ही डिस्टेंस तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv² या सिंपल के लिख सकते हैं। ठीक, नाउ अभी देखो के, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो गोल्ड मतलब अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के जितना है, लेकिन पॉजिटिव, इनटू, अब आप ये देखो गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल के पास कितना पॉजिटिव चार्ज, तो गोल्ड के पास 79 प्रोटॉन होते हैं। तो आज 79 के बजाय हमने कितना मान लिया, Z, क्या मान लिया, Z, क्या माना, Z मतलब इसका एटॉमिक, एक प्रोटॉन जैसे 79 है ना, तो अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है 1e, दो पे कितना है 2e, इसके पास कितने प्रोटॉन है टोटल Z, तो Z इंटू E अपॉन में क्या है R0 इज इक्वल टू में क्या है हाफ mv²। इसको आप सिंपल के भी लिखते हैं। तो अगर मुझे R0 की वैल्यू निकालनी है तो यहां से R0 की वैल्यू हो जाएगी के 2ze² अपॉन हाफ mv² इज इक्वल टू में क्या है R0। तो जो R0 है यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात क्लियर है? तो इसको मैं दूसरे टर्म्स में ऐसे भी लिख देता हूं कि R0 इज इक्वल टू के 2ze² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अपॉन काइनेटिक एनर्जी, या सिंपल मैं इसको के अल्फा लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है ना? नाउ अभी देखो, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हम एक और चीज फाइंड आउट करते हैं। जो न्यूक्लियस का जो साइज है ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से ही कैलकुलेट करा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अब मैं इस चीज को हटा सकता हूं ना, या फिर नहीं हटाऊं, चलो देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच को आप ऊपर देखें तो हमने हेडिंग बना रखी है एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियस साइज। तो इसे मान के चलो कि ये ना ये एक न्यूक्लियस है। अब कोई अल्फा पार्टिकल यहां तक आता है, अल्फा पार्टिकल यहां तक आता है और यहां से लौट जाता है, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे न्यूक्लियस होगी। तो जो न्यूक्लियस का साइज है ना वो क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर अंदर है, इससे कम है, क्लोज अप्रोच से क्या है, कम है। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां तक घुस जाता इसका मतलब है कि न्यूक्लियस यहां पर है, अगर कोई यहीं से लौट गया इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो इसी के पीछे पीछे है, क्लोज अप्रोच के बराबर ये इससे मिलता जुलता है, इसका कुछ साइज होता होगा। क्लियर नाउ? तो अभी देखिए, तो यहां से हमने क्या देखा कि क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो रदरफोर्ड ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि अगर उन्होंने क्या देखा कि एक अल्फा पार्टिकल को
स्ट्राइक कराया और उसकी काइनेटिक एनर्जी ले ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी ले ली, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाती है 5.5 मेगा की जगह पे 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करता हूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये जूल हो जाता है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को इसमें इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है कि R0 मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁹, 2 के जगह पे 2, क्योंकि गोल्ड न्यूक्लियस है तो इसमें Z एटॉमिक नंबर 79 होता है। ई स्क्वायर का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का 2 बार इंटू, अपॉन में क्या है के अल्फा, तो के अल्फा की वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁶, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 1.6 10⁻⁻19 जूल। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो जो टोटल मेरा एग्जैक्ट आंसर जो आता है दैट इज R0 इज इक्वल टू 41.3, R0 इज इक्वल टू 41.3 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर, जिसको मैं 41.3 फर्मी भी लिखता हूं। तो जो गोल्ड की न्यूक्लियस का जो साइज हो गया 41.3 फर्मी हो गया। क्लियर है, तो यहां से एक अंदाजा लगाया गया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता होगा, ये कोई गोल्ड से बड़ी न्यूक्लियस है या गोल्ड से छोटी न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस का साइज है ये ऑलमोस्ट फर्मी के ऑर्डर में ही होता होगा, मतलब 10⁻⁻15 मीटर में ही होता होगा। तो इस तरह से आप क्लोजेस्ट अप्रोच को भी निकाल सकते हैं और न्यूक्लियस का साइज भी निकाल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपैक्ट पैरामीटर एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होती है। हाँ देखिए इनके बीच में क्या जो है रिलेशन सा है। देखो सबसे पहले हम जैसे ये मानते हैं कि अगर हमारे पास जो इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल स्कैटर करता है जब ये गोल्ड न्यूक्लियस के पास में आता है तब, तो लेट्स हमने ये मान लिए कि ये है गोल्ड न्यूक्लियस और यहां पर इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये हमने इसकी सेंटर से सेंट्रल लाइन हमने कंसीडर करी, ये न्यूक्लियस की सेंट्रल एक्सिस है। ठीक ना, अभी क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसके पास आ रहे होते हैं, तो जरूरी तो नहीं होता कि सारे अल्फा पार्टिकल एकदम इसकी सेंट्रल लाइन पे ही आए, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे आते हैं और सीधे ही लौट जाते हैं। क्लियर, लेकिन आप ये जानते हैं ये अल्फा पार्टिकल कैसा हुआ, ये अल्फा पार्टिकल सीधा आया और सीधा लौट गया, ये ऐसे आया था ऐसे लौट गया। लेकिन आप ये देखते हैं अल्फा पार्टिकल सेंट्रल एक्सिस से ऊपर से भी आते हैं और ये कुछ इस तरीके से लौट जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल नीचे से भी आते हैं और क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना, कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, तो ये अल्फा पार्टिकल आते हैं और यहां से ऐसे लौट जाते हैं। अल्फा पार्टिकल जो और ऊपर से आएगा उस पर रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई ना सेंटर से, तो ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से स्कैटर हो जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से स्कैटर हो जाएगा। क्लियर, नाउ कुछ अल्फा पार्टिकल जो बहुत ऊपर से आएंगे ये कम ही स्कैटर होंगे। कैसे स्कैटर होंगे, ये कम स्कैटर होंगे, ये कम स्कैटर होंगे। समझ गए, तो बेसिकली इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर ये जो आप सेंट्रल एक्सिस देख रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस, इस सेंट्रल एक्सिस से न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन, सेंट्रल एक्सिस से ये जो अल्फा पार्टिकल आगे जा रहे हैं इनकी वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आसान भाषा में कहूं तो आप ये देखिए जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना अल्फा पार्टिकल की, वेलोसिटी और सेंट्रल एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, that perpendicular distance called alpha, that perpendicular distance called impact parameter। तो आप ये देखो कि इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतना ही कम एंगल पे स्कैटर करेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, या उल्टा है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये देखो ये अल्फा पार्टिकल आया और ये 180 डिग्री पे जाकर के लौट गया। यहां पे अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा होगा बिल्कुल सेंट्रल लाइन से, तो यहां पे तो सेंट्रल लाइन और उस वेलोसिटी के बीच में कितना इंपैक्ट बन रहा होगा, 0 मीटर। इंपैक्ट पैरामीटर कितना होगा, 0 मीटर।
ठीक, तो यहां पर आप ये देखो 180 डिग्री पे ये मैक्सिमम स्कैटर कर गया। अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है तो आप भी देखें इसका इंपैक्ट पैरामीटर कुछ ज्यादा है, तो आप भी देखेंगे ये 180 डिग्री से ये कम स्कैटर करा होगा, लेट्स से 120 डिग्री। अब आप इसको देखो कि ये वाले केस में इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू पहले से ज्यादा है, तो आप भी देखेंगे कि ये वाले केस में ये 90 डिग्री से कम ही ये स्कैटर हुआ है। ये वाले केस में इंपैक्ट पैरामीटर और ज्यादा है, तो आप ये देखेंगे कि भाई ये और भी कम जो है लेट्स से 30 डिग्री पर तक जो है स्कैटर हुआ है। तो इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली हमें ट्रेजेक्ट्री क्या बता रहा है, हमें इंपैक्ट पैरामीटर हमें ट्रेजेक्ट्री बता रहा है कि भाई कैसे पार्टिकल जाएगा, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री मतलब उसका जो पाथ है वो क्या होने वाला है। क्लियर है? तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। व्हाट डू वी से? एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इंपैक्ट पैरामीटर को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला बन गया यहां पर के मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रो से फोर्स कांस्टेंट के और ZE स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन हाफ mv स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारे पास इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोटिस करिए आपने कि इंपैक्ट पैरामीटर अगर छोटा है जैसे 0 डिग्री तो स्कैटरिंग मैक्सिमम हो रही है, और इंपैक्ट पैरामीटर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कैटरिंग एंगल कम होता चला जा रहा है। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि लेसर इंपैक्ट पैरामीटर लार्जर स्कैटरिंग, और लार्जर इंपैक्ट पैरामीटर लेसर स्कैटरिंग। हेड ऑन कोलिजन हो रहा है जब सीधे सीधे जा रहा है तो मैक्सिमम स्कैटरिंग 180 डिग्री पे हो रही है। क्लियर? ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ क्या होने वाला है, ये इंपैक्ट पैरामीटर पे टोटली डिपेंड करता है। इसके साथ साथ इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है? ये कुछ जरूरी बातें, जरूरी फैक्ट है इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में। कैलकुलेशन करने को सिर्फ आती है तो आप यहां से कर सकते हैं। यहां पर के की वैल्यू 9 लेनी होती है, और अल्फा की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको गिवन होती है। क्लियर? नाउ अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल का टोटल ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला और उसकी लिमिटेशन क्या थी। ये जो मॉडल है ये कहां पीछे रह गया, कहां चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो अगर हम बात करें यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा, जो हमने सारी बातें कर ली हैं, इस मॉडल का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि जब हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया तो ये पाया कि जो सारा का सारा इसका जो मास है ना इस एटम का, ऑलमोस्ट सारा का सारा जो मास है, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास है ये इसकी न्यूक्लियस के कारण ही है, और वो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और सारा पॉजिटिव चार्ज भी इसके सेंटर पे ही रखा हुआ है। और इसको हमने क्या बोला, इसके कोर को, सेंटर को न्यूक्लियस। इसके बाद क्लोजेस्ट डिस्टेंस से हमने ये पता करा कि इसकी जो डिस्टेंस होती है, मतलब साइज होता है न्यूक्लियस का, ये 10⁻15 मीटर के ऑर्डर में होता है, फर्मी के ऑर्डर में होता है, और एटम का साइज 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होता है। ये इससे काफी बड़ा है। आप ये देखें कि एक एटम अगर बहुत बड़ा है तो उसके सेंटर पे एक सुई की नोक बराबर होती है न्यूक्लियस। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्या बताया गया कि एक न्यूक्लियस में सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसके अराउंड घूम रहे होते हैं, जो इसको बैलेंस करते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करते हैं, है ना, तो और एटम को न्यूट्रल बनाते हैं। और क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरियस ऑर्बिट्स। तो इलेक्ट्रॉन्स सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे कि उल्टा बोला, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करते हैं जैसे प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। ये सारी बातें यहां से निकली। अब सवाल यह आता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या रह गई सर। हाँ, तो बेसिकली क्या देखा गया कि लोगों ने सवाल किया कि एक बात बताइए कि अगर आपने कहा कि एटम न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर घूम रही है तो फिर एनर्जी खर्च होनी चाहिए। ये रदरफोर्ड सवाल पूछा गया, एनर्जी खर्च होने चाहिए, और एनर्जी खर्च होगी तो धीरे धीरे जो इनकी जो रेडियस है इलेक्ट्रॉन से घूमने की वो छोटी होगी, और छोटी होते 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 ये छोटी होते होते ये तो न्यूक्लियस से आकर के मिल जाएगी, और फिर एटम इस तरह से कोलैप्स हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस से आके मिल गई तो न्यूक्लियस का चार्ज खत्म हो गया, न्यूक्लियस चार्ज खत्म हो गया तो एटम ही कोलैप्स हो गया। तो कहा गया कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है,
इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि हम देखते हैं एटम तो जिंदा है, एटम तो हमें देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो फिर यह सवाल उठा रदरफोर्ड के सामने, तो रदरफोर्ड ने इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो ये एक लिमिटेशन हो गई। दूसरी चीज, जैसे हम स्पेक्ट्रम से व्हाइट लाइट पास कराते हैं तो आपको 7 कलर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम से किसी गैस को, जैसे हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करा के इसमें से लाइट निकल रही थी, तो इसको जब हमने प्रिज्म से पास कराया तो हमें ये सारे के सारे इस तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिला, ये सारे कलर नहीं मिले। यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिला कि कुछ लाइन आप देख रहे हो, यहां पे ये ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है, ये ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, ये कुछ येलोइश लाइन देखने को मिल रही है, रेड लाइन देखने को मिल रही है, कुछ इस तरह का सिस्टम देखने को मिला। ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिला, तो कहा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इस चीज को भी रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ये मॉडल यहां पर फेल हो जाता है। लेकिन इसी मॉडल की चीजों को अज्यूम करके बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और उन्होंने, मतलब इसी मॉडल को उन्होंने एक्सप्लेन करा, बोर ने एक्सप्लेन करा। मॉडल यही था, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोर ने समझाया। चलिए अभी बोर के एटॉमिक मॉडल को समझ लेते हैं कि बोर ने क्या कहा है इस एटॉमिक मॉडल के बारे में। देखिए, बोर ने अपनी साइड से 4 अजम्पशंस दिए। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि एटम को आप, ऐसा तो है नहीं कि किसी माइक्रोस्कोप में देख लो, तो एटम के बारे में आपको कुछ बातें अज्यूम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब इमेजिनेशन ही तो है। तो बोर ने कहा मेरी साइड से भी 4 अजम्पशन ले लो, इसमें आपके जो सारे सवाल हैं ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म क्यों नहीं हो रही है, वो न्यूक्लियस से जाके चिपक क्यों नहीं जा रहा है, हाँ, और ये लाइन, ये आप देख रहे हो, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिल रहा। तो इस तरह के सारे सवाल ये खत्म हो जाएंगे अगर आप मेरी ये 4 बातें सुन ले तो। कितनी? 4 बातें सुन ले तो। देखो, तो बोर ने पहली बात देखो क्या कही कि मैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का विरोध नहीं करता हूं, रदरफोर्ड ने सही बढ़िया एटॉमिक मॉडल दिया, बस में कुछ मॉडिफिकेशन है, आप ये सुन लें तो मजा आ जाएगा। तो देखिए जरा, तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने कहा मैं इस बात को अपोज नहीं कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, बस मैं इसका रीजन दे रहा हूं। तो इसको नाम दिया गया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। देखो, जब कोई चीज किसी चीज के अराउंड घूमती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसने कहा जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना न्यूक्लियस के अराउंड, तो इनको किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब ऐसा आप ऐसे मान के चलो कि आप 2 लोगों को ऐसे पकड़ के घूमना है, तो क्या होगा? तो भाई सामने वाला व्यक्ति आपको पकड़े खींचेगा, और इस तरह से आप घूमेंगे। तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स जब तक, मतलब आप एक दूसरे को खींचोगे नहीं तो आप घूम नहीं पाओगे, समझे? तो उसने ये पहली बात यही कही कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं जैसे सन के अराउंड प्लेनेट। तो फिर आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन को जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रही है। क्लियर है ना? ठीक है। दूसरी बात सुनो। दूसरी बात उन्होंने कही क्वांटम कंडीशन के बारे में, क्योंकि इनसे सवाल ये उठ रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनकी एनर्जी कम क्यों नहीं हो रही। तो उसने कहा कि देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में, मतलब इलेक्ट्रॉन ना कुछ फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही घूमता है। उन ऑर्बिट्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? थर्ड वाला पॉइंट देख रहे हो, स्टेशनरी ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन से कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं होती। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूम रहा है तो घूमते समय उनकी एनर्जी खर्च नहीं होगी, उनकी एनर्जी कम नहीं होगी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो उसने कहा यह अजम्पशन है, आप इस चीज को मान के चलो। ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जरूर ऐसी ऑर्बिट में घूम रहा है, जरूर ऐसी ऑर्बिट में घूम रहा है कि इसके अराउंड घूमते समय इसकी एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, ये एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा है। और ऐसी ऑर्बिट्स को उसने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन किसमें घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है स्टेशनरी ऑर्बिट में। इनमें घूमते समय ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। तो सेकंड क्या है? सेकंड वाला पॉइंट है क्वांटम कंडीशन। चलिए, तो उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूम रहा है
उन ऑर्बिट में घूमते समय, क्योंकि ये घूम रहा है तो कैसा मोशन है, एंगुलर मोशन है, तो उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 h है प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो h अपॉन 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो, h अपॉन 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाएगा जूल सेकंड में, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट की और इसकी यूनिट सेम हो जाएगी। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो 2 इंटू h अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आप थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम 3 इंटू h अपॉन 2 के बराबर होगा। तो आप यहां पे समझ रहे हो कि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें घूमते समय ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, और इसको नाम दिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट। और इन स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते समय इन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 वेयर n इज क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n where n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड h इज प्लैंक कांस्टेंट। समझ गए? तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इन पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इतना होगा। ये बात इसने बता दी, 3 पॉइंट हो गए। अब चौथी बात उसने बताई कि देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन फिर एनर्जी, तो इसका मतलब कभी रेडिएट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो चौथी बात इन्होंने बताई और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कंडीशन। बोर ने यह कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमेशा रेडिएट नहीं करेगा, वो अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा होगा, इसकी विश्राम अवस्था है। लेकिन जब भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे ये एक्साइट होगा, एटम एक्साइट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिट में, हायर एनर्जी स्टेट में, और वापस से जब अपने घर में आएगा तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको रिलीज कर देगा। क्या कहा? तो आप ये समझे कि ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। आप ये देखिए जब इसको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने पे ऊपर चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को वापस से अपने घर में आना है तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिलीज कर देता है, क्योंकि इस घर में रहने के लिए इसको कम एनर्जी की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी ये रिलीज करेगा, और ये एनर्जी रिलीज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वी कैन से लाइट। क्लियर है? लाइट के फॉर्म में होगी तो वो हमें बेसिकली दिखाई देगी। क्लियर? तो आप ये देखिए, तो यहां से ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, ये सिर्फ तभी रेडिएट करता है जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, मतलब ट्रांजिशन के दौरान ही, हायर टू लोअर ट्रांजिशन के दौरान ही ये एनर्जी को रिलीज करता है। और कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जैसे आप ये देखते हैं कि मान के चलो कि इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, और इस ऑर्बिट में रहने के लिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए। इसको एनर्जी मिली, ये ऊपर चला गया, फिर जब ये वापस आएगा तो इन दोनों एनर्जी के जो गैप होगा इतनी एनर्जी यहां से रिलीज होगी। तो यहां पर क्या देखते हो कि E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, दो एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस होता है वही एनर्जी ये रिलीज करता है। तो यहां से ना बोर की कौन सी कंडीशन को हमने बता दिया, फ्रीक्वेंसी कंडीशन को। और यही रीजन है कि जो कोई भी, जैसे मान के चलो जैसे हाइड्रोजन का एटम आपने एक्साइट करा, ठीक, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको ऑब्टेन नहीं हो रहा है, उसके पीछे का ये रीजन है कि ट्रांजिशन किसी पर्टिकुलर स्टेट से पर्टिकुलर स्टेट तक हो रहा होगा, तो वहां पर कुछ लगातार वेवलेंथ नहीं मिल रही, हमें कुछ सर्टेन वेवलेंथ ही देखने को मिल रही हैं। जैसे मान के चलो कि थर्ड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आ गया डायरेक्ट, तो हमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ही तो यहां से रिलीज होगी, और वही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहां पर आपको इस स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। सर अब इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें तो बढ़िया रहेगा। आप इसका फोटो खींचना चाहते हो तो खींच लो, समझे? ये लो। क्लियर? नाउ अभी हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। इतनी बार हमने जो इस चीज पर डिस्कशन कर लिया तो आपको इतना तो क्लैरिटी इसमें हो ही गई होगी। जैसे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, बेसिकली अगर मेरे पास एक प्रिज्म है, क्या है, मेरे पास एक प्रिज्म है, मेरे पास एक अब देखो मेरे पास एक सुंदर प्रिज्म है, तो देखो क्या होता है जो कि चमक रहा है येलो कलर से। तो अभी क्या होता है, अगर मैं इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराता हूं तो व्हाइट लाइट में क्योंकि सारे कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में क्योंकि सारी वेवलेंथ्स होती हैं, तो प्रिज्म से जब ये पास होता है तो यहां पर आपको सारी ही वेवलेंथ्स देखने को मिलती हैं, सारी वेवलेंथ देखने को मिलती है। तो आप यहां पर विबग्योर का पूरा पैटर्न देखने को मिलता है। आप इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? तो वो जो स्पेक्ट्रम का मतलब बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ वेवलेंथ जो आपको मिल रही है वो लगातार है, लाइन्स हैं, तो आपने इसको क्या बोला, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
ठीक है ना, ये होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कुछ जैसा देखने को मिलता है। देखो इसमें सारे कलर लाइन से। अभी क्या होता है, दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अभी तो आ रही थी व्हाइट लाइट, अब क्या हो सकता है कि मान के चलो आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन जैसे नहीं होता कि आपने हाइड्रोजन गैस का एक ट्यूब ले लिया, अब यहां से आपने जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराया, तो अभी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने से क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे और क्या होगा, वो हायर एनर्जी में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, फिर वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो वो जो एनर्जी जो देखो हायर एनर्जी स्टेट में गया, अब वापस से अपने घर में आएगा लोअर एनर्जी स्टेट में, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना उसको रिलीज करेगा। अब वो जो उसको रिलीज करेगा, तो मैंने क्या कहा कि जरूरी नहीं होता कि लाइन जो सारी वेवलेंथ, भाई जितना एनर्जी का यहां पे डिफरेंस आ रहा होगा उतनी तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस एनर्जी की पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, समझे। तो ये यहां पे क्या होता है कि अगर मैं इस लाइट को यहां से पास करा रहा हूं, तो इस लाइट को पास कराने पे मुझे बहुत सारी कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं मिल रही, मुझे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की ही लाइट यहां पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब मुझे पूरा एक बैंड देखने को नहीं मिला, मुझे कुछ लाइंस देखने को मिली, कुछ लाइन देखने को मिली। तो मैंने स्पेक्ट्रम को क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ये एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, एक तरह से जैसे कोई भी गैस है, हर गैस की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना कि एक दो इंसान के फेस तो मिल सकते लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, ऐसे ही दो अलग अलग गैसेस के फिंगरप्रिंट, मतलब ये जो इनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ये जो इनकी कौन कौन सी वेवलेंथ एमिट करेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हर गैस की एक अपना यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, ये बैंड्स होती हैं और ये इनके फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करता है। क्लियर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, जब कोई भी एटम को आप एनर्जी देते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एटम एक्साइट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में, तो वो नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी में भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन में होगी तो हमें कलर के फॉर्म में दिखाई देगी, अदरवाइज वो हीट के फॉर्म में भी, इंफ्रारेड वेव के फॉर्म में भी बाहर निकल सकती है। जब कलर के फॉर्म में दिखाई देगी, दो चांसेस बनते हैं, या तो कंटिन्यू सारे कलर दिखेंगे या कुछ कुछ कलर दिखेंगे। समझ में आ गई। तो कुछ कुछ कलर अगर दिखाई देते हैं तो हम उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये कितने टाइप का हो गया सर, ये दो टाइप का हो गया। एक तो हो गया आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम और एक हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम को आप समझ लो, देखो जैसे मान के चलो कि मेरे पास ना, ये मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। यहां से आपने देखा कि जो व्हाइट लाइट जो यहां से पास हुई, ये लाइट जो यहां से पास हुई, इसके बाद इस पे कुछ दो तीन कलर ही मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इसको बोला कि ये हाइड्रोजन गैस से ये लाइट क्या हुई है, ये लाइट एमिट हुई है। हाँ, ये लाइट एमिट हुई है। अभी क्या होता है कि अब हम एक काम करें कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को, एक मिनट, चलो अब हम एक काम करते हैं कि इसी हाइड्रोजन गैस से लाइट निकल रही है, निकलने दो। अब हमने क्या किया कि पीछे एक बल्ब रख दिया जिसमें से व्हाइट लाइट जा रही है। अब इस बल्ब से तो सारी लाइट निकल रही है, इस बल्ब से सारी लाइट, मतलब व्हाइट लाइट निकल रही है, तो व्हाइट लाइट में सारी लाइट होती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब ये व्हाइट लाइट, कौन सी व्हाइट लाइट यहां से पास होती है, उसके बाद जो स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे मान के चलो कि पहले आपको ना यहां पे ब्लू कलर की लाइट सिर्फ यहां पे दिख रही थी, ब्लू। तो हम क्या देखेंगे कि इस बार जब हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि व्हाइट लाइट इससे पास कराई, तो हम क्या देखते हैं कि बस ब्लू लाइट ही गायब हो गई, ब्लू लाइट ही गायब हो गई। समझे। पहले सिर्फ हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम देखा तो सिर्फ ये दो ही लाइन या तीन लाइन हमें देखने को मिली। तो जब हम व्हाइट लाइट इसके पीछे से पास कराते हैं तो इसने क्या कर लिया, इसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो भी लाइन ये पहले एमिट कर रहा था। तो उसके बाद हमें यहां पर मिलता है, हमें यहां पर बस वही लाइट मिसिंग हो जाती है जो पहले ये एमिट कर रहा था। जो लाइट इसने पहले एमिट करी थी, अब इसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अभी उसको एमिट नहीं कर रहा है, तो बस वही लाइट यहां पर मिसिंग हो जाती है, बाकी सारी लाइट्स आपको मिलेंगी। क्योंकि व्हाइट में तो सारे बैंड होते ही है ना,
तो स्पेक्ट्रम को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करूंगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये मैंने आपको लिख दिया है। नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे, टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। इनको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अभी हम बात करेंगे रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए इसको आप बोर रेडियस के लिए भी डेरिवेशन बोलते हैं, किसके लिए, बोर रेडियस के लिए। चलो बोर रेडियस का पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर दूंगा। अभी समझना रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो बोर का जो मॉडल था ना, इसकी एक लिमिटेशन है जो मैं आपको आगे बताने वाला था, लेकिन अभी सुन लो कि बोर के मॉडल की लिमिटेशन ये है कि ये जो ना हाइड्रोजेनिक मॉडल, हाइड्रोजेनिक एटम के लिए ही ये एप्लीकेबल रहा। हाइड्रोजन जिसके पास आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोटॉन है, उसके अराउंड ही ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सिर्फ वहां तक के लिए ही ये वैलिड रहा, उसके बाद नहीं रहा, समझे। तो आप इसको हाइड्रोजेनिक मॉडल भी बोल सकते हैं। नाउ देखो जरा, अभी क्या है कि द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, अब हमें समझना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो जिन ऑर्बिट में वो घूम रहा है उन ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो हमने ये माना कि जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, आर है। क्या है, आर। नाउ तो सबसे पहली चीज ये है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है वो क्यों घूम पा रहा है, क्योंकि उसको सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रिपेटल फोर्स होता है mv² बाय आर, सेंट्रिपेटल फोर्स। और सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये प्रोवाइड करा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कूलाम फोर्स मैं बोल सकता हूं, कूलाम फोर्स। ना एक चीज, सेंट्रिपेटल फोर्स कितना लगता है, mv² बाय आर इज इक्वल टू, लेट्स से दिस आर इज रेडियस। कूलाम फोर्स कितना है, कूलाम फोर्स है आपके पास के, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए ई, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि भाई काफी सारे प्रोटॉन भी हो सकते हैं, तो लेट्स से जेड ई, जेड हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन और ई हो गया हर प्रोटॉन पर चार्ज, अपॉन, तो ये यहां से क्या बन गया, अपॉन में कितना हो गया भाई, आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वो एनर्जी थी पहले हमने निकाली थी डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच में, और ये कूलाम फोर्स है। तो यहां से अगर आप कैंसिल वैंसिल करोगे तो व्हाट यू फाइंड इज, ये आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो यहां से मिलेगा आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर। लेकिन आप ये देखो क्या इस फॉर्मूले में मुझे ये पता पड़ रहा है, क्या इस फॉर्मूले मुझे पता पड़ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट कौन सी है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है ना। तो हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये देखो, वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन भाई ऐसी हर ऑर्बिट पर थोड़ी ना घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तो कुछ फिक्स ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन only revolve in orbit in which its angular momentum is कितना, L is equal to mvr, और mvr की वैल्यू कितनी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr, और mvr इज इक्वल टू कितना, nh अपॉन 2 nh अपॉन 2 समझे। क्योंकि इसमें तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो हमें रेडियस को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ा। तो हमने क्या किया कि यहां से, एक मिनट, तो हमने क्या किया कि अब मैं यहां से भी r की वैल्यू निकालूंगा और इन दोनों r की वैल्यू को कंपेयर करूंगा, इन दोनों आर की वैल्यू को कंपेयर करूंगा। तो यहां से हमने ये देखिए, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है, ये मिल रही है NH अपॉन 2 और ये अपॉन में आ गया MV, NH अपॉन 2 इंटू MV। क्लियर। नाउ अभी आप ये देखो, ये भी आर की वैल्यू और ये भी आर की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा, कंपेयरिंग
ये स्टेप्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर नाउ? तो अब इन दोनों आर की वैल्यू को मैं कंपेयर करता हूं तो व्हाट आई गेट कि यहां से ये है के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कितना है एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। तो यहां से आप ये देखेंगे कि ये जो v है, v से ये b कैंसिल होगा तो एक b यहां पर बचेगा, बाकी सब तो ठीक है। तो अगर और m से m भी जाएगा, m से m भी जाएगा, तो यहां पर कुछ ऐसा सीन मिलेगा कि 2 पाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दूं तो यहां पर ना 2 पाई पहुंचेगा ऊपर, तो ये हो गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आ गया एन एच, 2 पाई को ऊपर भेजा, एन एच को नीचे भेजा, और ये जो एक्स्ट्रा बी यहां पे बच रहा था ये हो गया v। तो ये जो आप देख रहे हैं 2 पाई इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई इज इक्वल टू के v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये क्या है? यह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ए न्यूक्लियस। अगर मैं इसकी जगह, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, पाई की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पर जो है के की वैल्यू पुट करूंगा 9 × 10⁹, यहां पर z की वैल्यू पुट करूंगा, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो फिर यहां पर मैं 1 पुट करूंगा, n के प्लेस पर मैं 1 पुट करूंगा, तो मुझे यहां से ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल सकती है। अगर कोई और न्यूक्लियस है तो मैं z की वैल्यू जो होगी वो पुट करूंगा, अगर यहां पर n के प्लेस पर फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड में, तो मैं वो वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां पर z क्या है? z है एटॉमिक नंबर, और n क्या है? n है आप ये मान के चलिए नंबर ऑफ ऑर्बिट। इसको आप जो क्वांटम नंबर है वो बोलते हैं, तो या आप यहां पे बोल सकते हैं क्वांटम नंबर, और h प्लांक कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज आपको पता है। तो यहां से मुझे वेलोसिटी के बारे में जानकारी मिल जाती है, अब मुझे क्या करना है कि अभी मुझे रेडियस पूरी अभी भी नहीं मिली, तो अब मैं करूंगा कि ये जो मैंने सेकंड इक्वेशन निकाली है, तो पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन जो मैंने निकाल के रखी है क्या है? ये r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम बी, r इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम बी ये निकाली है। तो r इज इक्वल टू एन h के प्लेस पर h, 2 पाई के प्लेस पे 2 पाई, m के प्लेस पे m, और v की वैल्यू देखो जरा मैंने क्या निकाली है? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो ये वैल्यू पुट करूंगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। क्लियर है? अब ये एन एच पहुंच जाएगा ऊपर, तो एन एच ऊपर पहुंच जाएगा तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये जो कंप्लीट जो फॉर्मूला बन गया, दिस इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, क्लियर है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात, अभी दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात कुछ इस तरीके से है कि रेडियस का फॉर्मूला मिल गया और वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। मैं आपको यहां पर एक और चीज बता दूं कि इट इज फाउंड दैट velocity of electron in first orbit of हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, दैट इज v इज इक्वल टू
137 1/137 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आप ये मान के चले कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसकी वेलोसिटी रहती है ये स्पीड ऑफ लाइट के 137 टाइम्स होती है, 137 टाइम्स कम होती है। अगर आप इसमें n का डिवाइड कर दोगे तो ये यहां पर आपकी फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगी, सेकंड ऑर्बिट में आपको ये मिल जाएगी। समझ गए? तो आप इसी तरीके से ये जो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलो, तो रेडियस की ये बात हो ही गई। तो अगर हम यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं, देखो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये आपको बुक में एज इट इज छपा मिल जाएगा, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। और इस पार्ट देखो, अब किसी भी चीज के लिए पूछे कि हाइड्रोजन के लिए पूछेगा तो आप हमेशा याद रखो फॉर हाइड्रोजन Z की वैल्यू तो 1 होती है, ठीक। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहां पर मास हाइड्रोजन की बात करेगा तो मास ऑफ हाइड्रोजन आप कितना लोगे, m की वैल्यू 1.66 इंटू द पावर -27 kg। ये क्या है? ये इसका मास है, हाइड्रोजन एटम का मास है। इसी के साथ साथ H की वैल्यू आप रखेंगे 6.63 इंटू द पावर -34 जूल सेकेंड, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक। आप इन सभी वैल्यूज को पुट करें तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट शुड बी 0.53 या 0.5। हाइड्रोजन की रेडियस के साइज की हम बात करें तो 0.5 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर, यह आपको रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिल जाएगी। अच्छा, यहां पर आप एक और चीज देखेंगे कि जो रेडियस का जो रेशियो होता है, ये कैसे होता है हाइड्रोजन के अराउंड, ये होता है 1:n² का रेशियो होता है। आप यहां पे समझे कि 1:4:9:16 और ये इस तरह चलता चला जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर 1 मीटर है या 0.53 है तो सेकंड ऑर्बिट की उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट में देखेंगे तो फर्स्ट के 9 टाइम्स हो जाएगी, फोर्थ में 16 टाइम्स, मतलब n² टाइम्स जो रेडियस है वो बढ़ जाती है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाइन से मैं इसको कर देता हूं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे हमने रेडियस भी निकाल दी है और वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर दिया है, रेडियस और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अभी हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस। समझना, चीजों को एकदम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, उसके बाद आप आराम से इन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास टोटल एनर्जी होगी। भाई कितनी एनर्जी के फॉर्म में होगी? क्योंकि वो मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बांध के रखे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल उसके पास 2 एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, बांध के रखे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट विल बी नेगेटिव। अच्छा, जब अपन ने अल्फा पार्टिकल आ रहा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी, तो वहां पर क्या था कि यहां से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और यहां से गोल्ड की न्यूक्लियस ये भी पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में, रिपल्जन वाले केस में होती है पॉजिटिव, अट्रैक्शन वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव। क्लियर? तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बांध के रखे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी, घूम रहा है इसलिए काइनेटिक एनर्जी। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक सिस्टम के पास दोनों एनर्जी है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी की पहले कैलकुलेशन करी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती होगी, तो चलिए देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², ये होता है। अब यहां पे क्या है, हाफ m को तो मैंने एज इट इज रखा, अभी जो v² है ना, v², इसकी वैल्यू को मैं यहां से निकाल सकता हूं। देखो ये मैंने अभी डेरिवेशन करा था, तो यहां से ना मैं इस m को, अगर मैं इस r को नीचे भेज दूं और इस v² को ऊपर ले जाऊं तो v² की वैल्यू क्या आ जाएगी? kZe²/mr, ऐसी आ जाएगी, kZe²/mr। नाउ अभी समझिए, देखिए जरा, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? ये वाले m से ये वाला m कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 1/2 kZe²/r। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। अब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो मैंने माइनस ई ले लिया। और क्योंकि जिस न्यूक्लियस के अराउंड ये घूम रहा है उस न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन होंगे, तो हमने कहा Z नंबर ऑफ प्रोटॉन है और हर एक प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है बट पॉजिटिव है, तो Q1 की जगह आ गया Ze। तो यहां से आप ये देखेंगे, यहां से आप ये देखते हैं, हाँ, तो यहां से आप ये देखते हो कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी आ गई माइनस के Ze स्क्वायर अपॉन R। यहां पर है के Ze स्क्वायर अपॉन 2R। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है? एक काम करो, बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी वाली है काइनेटिक एनर्जी वाली? पोटेंशियल एनर्जी वाली वैल्यू बड़ी है। क्यों? देखो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये देखो ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू है। क्लियर है? तो देखते हैं जरा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। चलिए, तो हम अभी क्या करेंगे कि यहां पर देखा हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो देखिए E इज इक्वल टू 1/2R के Ze स्क्वायर, ये वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये माइनस साइन है तो यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहां पर देखो सारी चीजें तो कॉमन है, बस ये 1/2 में से कभी भी आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1/2 ही तो आएगा। तो वैसा ही यहां पर हुआ है कि माइनस, ये माइनस का 1/2 और के Ze स्क्वायर अपॉन R तो कॉमन है, तो एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने क्या किया कि अभी जो रेडियस का जो हमने फॉर्मूला बनाया था, ये बनाया था n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के Z स्क्वायर e टू द पावर 2, है ना, के Ze स्क्वायर, ये बनाया था। अब हमने क्या किया कि इस R की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, यहां से R की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ठीक, क्योंकि हमें चाहिए एनर्जी का ऐसा फॉर्मूला जिसमें सब कुछ हो, सारे टर्म्स हो, मास हो, हाँ के हो, इसमें मास वगैरह मिसिंग है, तो हमने क्या किया कि इस फॉर्मूले को यहां पे पुट कर दिया, आर के फॉर्मूले को यहां पे। अब ये फ्लिप होकर ऊपर पहुंच जाएगा पहली मंजिल पे, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये देखो, पहले तो यहां से इस 2 से ये वाले 4 को कैंसिल करेंगे, हाँ, तो कहने का मतलब है कैंसिल करने के बाद यहां पर आपको ये मिल जाएगा, ऊपर माइनस का ये ऊपर चला गया, माइनस का 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर Ze स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, माइनस का चल रहा है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए जरा, तो पहला काम हमने क्या किया, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, तो हमने इन दोनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद ये बना। अब इस R की वैल्यू इस फॉर्मूले में, क्योंकि ना तो हमें ये पता पड़ रहा है कौन सी ऑर्बिट में है, ना हमें पता पड़ रहा है कौन सी न्यूक्लियस है, Z वगैरह, ये Z तो है, हाँ, मास वगैरह हमें कुछ नहीं पता, समझे। तो अभी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि सारा कुछ आ जाए इसमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह सब आ जाए, इसलिए हमने इसको इस R की वैल्यू को रिप्लेस करा और ये बन गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आप देखें तो एनर्जी का फॉर्मूला ये है, एक बार फिर से, माइनस 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर Z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या जो क्वांटम नंबर है, कौन सी नंबर की ऑर्बिट है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट होगी तो हम यहां पे सिर्फ क्या कर देंगे, E1 और यहां पे N1, ठीक। सेकंड ऑर्बिट में हम कर देंगे N2, क्या कर देंगे, N2। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी हो गई E1, सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी E2। और अगर मुझे इन दोनों की, क्योंकि आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, जो इन दोनों की एनर्जी का जो E2 माइनस E1 करोगे, यहां पे डेल E जो मिलेगा दैट विल बी E2 माइनस E1, ये तो मिलेगा। तो डेल E इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया कि E2 की वैल्यू में से E1 की वैल्यू घटा दिया, तो E2 की वैल्यू हमने ये पुट करी और E1 की वैल्यू हमने ये पुट की। दोनों देखो E2 माइनस E1, तो माइनस का E1 और ये पहले से माइनस है तो यहां प्लस हो गया। तो हमने क्या किया कि इस पूरे टर्म को बाहर निकाल लिया, ये 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर Z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन नीचे से h स्क्वायर कॉमन आ गया, ये निकाल लिया। अब यहां पे देखो n1 स्क्वायर प्लस का n2 स्क्वायर माइनस का, तो यहां पर क्या हो गया, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये बच रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया
कि भाई जब भी दो ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा हायर टू लोअर इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा कि इतनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी। क्लियर? तो आपको जो है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी में, सैंपल पेपर में इस तरह का बहुत क्वेश्चन मिल जाता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जा रहा है, यहां पे z की वैल्यू इतनी है और जो है m की वैल्यू इतनी है, कांस्टेंट दे दिया आपको प्लांक कांस्टेंट, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? डेल ई। नाउ अभी समझिए, तो एनर्जी आप निकाल लेंगे इस तरीके से। चलिए, ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। नाउ डेरिवेशन में इसकी हेल्प, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ जाती है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा। क्या होता है? hc बाय लैम्डा। देखो, एक्चुअल में E इज इक्वल टू होता है h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो न्यू की जगह पे क्या लिखते हैं? c बाय लैम्डा। न्यू की जगह पे क्या लिखते हैं? c बाय लैम्डा। तो यहां से आपको ये हेल्प मिल जाएगी। क्लियर? चलिए, तो अभी देखो, तो यहां पर हमने क्या करा कि hc बाय लैम्डा लिखा। अब हमें चाहिए कि जो एनर्जी यहां से निकल रही है, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो उस एनर्जी की कुछ ना कुछ, उस वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो हमने इसी एनर्जी के फॉर्मूले से वेवलेंथ का फॉर्मूला बनाया। तो आप ये देखो, hc बाय लैम्डा, लैम्डा को यहीं पे रखा, छोड़ दिया, और ये जो hc है ये नीचे आ गया, तो ये बन गया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 h क्यूब बाय, मतलब h क्यूब इंटू c। और ये ऐसा कैसा चल रहा है? ये 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब ये जो पूरा टर्म है, आप इसमें देखो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझना, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं फिर भी सुन तो पा रहे हो? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, ये प्लांक कांस्टेंट, ये स्पीड ऑफ लाइट है। मतलब इनमें से सारी चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, तो इसको एक अलग से कांस्टेंट नाम दे दिया, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम दे दिया? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, इसकी, और इसको हमने कैसे दिखाया? आर से। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वेवलेंथ एमिट होगी। ये क्या है? यह है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो भाई देखो, तो 1 लैम्डा वेवलेंथ का फॉर्मूला ये बन गया आपके पास। ठीक, आर की वैल्यू होती है 1.097 10 टू पावर 7 मीटर, प्लस का 7 है ये। n1 यहां पर है लोअर एनर्जी स्टेट, n2 है यहां पे हायर एनर्जी स्टेट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी की जो वेवलेंथ है, यह आप इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यहां पे n1 का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट और n2 का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है? चलिए, नाउ समझ में आया? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, और अब हम बात करेंगे सीरीज ऑब्टेन ड्यू टू ट्रांजिशन। देखो क्या होता है कि अभी हमने समझा ना कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो हमने अलग अलग ट्रांजिशन के हिसाब से अलग अलग सीरीज का नाम दे दिया। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहां पर बताऊं कि कोई भी एटम है, यह देखा गया कि एटम यदि किसी भी ऑर्बिट से आए और आकर के फर्स्ट ऑर्बिट में गिर जाए, फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, चाहे फर्स्ट से आए, चाहे सेकंड से आए, चाहे थर्ड ऑर्बिट से आए, एक मिनट, चाहे थर्ड से आए या फोर्थ से आए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, बस कहां आ जाए? बस कहां आ जाए? ये आ जाए आपका फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जो सीरीज हमें मिलती है, ये जो आपने देखा ना अलग अलग वेवलेंथ की जो सीरीज हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? चाहे सेकंड से आए, चाहे थर्ड से आए फर्स्ट में, चाहे फोर्थ से आए फर्स्ट में, और चाहे इंफिनिटी से आए फर्स्ट में। तो अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए किसी भी हायर ऑर्बिट से, हायर स्टेट से, और कहां पे आए? n इज इक्वल टू 1 में, n1 इज इक्वल टू 1 में आके गिर जाए बस, तो कौन सी सीरीज नाम रखी गई? इसको नाम दिया गया लाइमन सीरीज। क्लियर? नाउ अब इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन जैसे मान के चलिए कि थर्ड से आके सेकंड में गिरे, फोर्थ से आके सेकंड में गिरे, फिफ्थ से आके सेकंड में गिरे, या इंफिनिटी से आके सेकंड में गिरे, सेकंड एनर्जी स्टेट में, तो जो सीरीज हमें मिलेगी, जो वेवलेंथ, देखो कभी भी ट्रांजिशन होगा तो वेवलेंथ निकलेगी, तो अलग अलग जो वेवलेंथ निकल रही है उनकी सीरीज को नाम दिया गया इस बार बामर सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और थर्ड में आके गिरे,
ऊपर से, तो जो सीरीज हमें मिलेगी अलग अलग वेवलेंथ की, दैट विल बी पास्चन सीरीज, दैट विल बी पास्चन सीरीज। तो कहीं से भी आए बस थर्ड में गिरना चाहिए, इंफिनिटी से आ रही है थर्ड में गिर जाए, ठीक। तो कहीं से भी आए बस थर्ड ऑर्बिट में गिरे तो इसका नाम है पास्चन सीरीज, ठीक। कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आके गिर जाए तो सीरीज जो हमें मिलेगी दैट विल बी ब्रैकेट सीरीज। और कहीं से भी आए इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से और ये आपको फिफ्थ ऑर्बिट में आगे गिर जाए तो हमें जो सीरीज मिलती है इसका हम नाम देते हैं फंड सीरीज, या कुछ लोग उसको पी फंड सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर नाउ? तो अब आपको ये समझना है कि जैसे अलग अलग जगहों पर इलेक्ट्रॉन आगे गिर रहा है तो अलग अलग वेवलेंथ निकलेगी। तो कुछ वेवलेंथ तो होंगी जो दिखाई पड़ सकती हैं और कुछ वेवलेंथ हमें दिखाई नहीं पड़ सकती, या उनके क्या क्या रीजन है ये हम समझ लेते हैं। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आगे गिरता है, मतलब आप यहां पर देखें कि N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, समझे ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिरे किसी भी हायर ऑर्बिट से और बस फर्स्ट ऑर्बिट गिरे तो लाइमन सीरीज मिलेगी, और लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकलती है ये होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कौन सी रीजन में? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। इसके बाद अगर कहीं से भी आगे सेकंड में गिरेगा तो बामर सीरीज है, और बामर सीरीज जो होती है ये विजिबल रीजन में होती है। इसमें जो वेवलेंथ निकलती है ना ये विजिबल होती है, विजिबल रीजन है। मैं आपको याद करा देता हूं, देखो एक सेकंड में ट्रिक के साथ हम याद कर लेंगे, ठीक नाउ। अभी देखिए पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज के बाद इस पास्चन सीरीज आपको ये इंफ्रारेड में मिलती है, इंफ्रारेड, और ब्रैकेट सीरीज भी आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, और फंड सीरीज जो होती है पी फंड ये आपको फार इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, फार इंफ्रारेड। याद कैसे रखेंगे भाई? ऐसे याद रखो, लायमन ला पे फोकस करो, लायमन अल्ट्रा अल्ट्रा याद हो जाएगा। लायमन ला पे फोकस करना है, अल्ट्रा इस पे भी ला पे फोकस करना है। तो लायमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। विजिबल, विजिबल मत पढ़ो, विजिबल बामर, दोनों में बाबा आ रहा है तो इस तरह से हम याद रख लेंगे, और बाकी सारी इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। याद हो जाएगा? चलिए अभी जैसे फॉर्मूला बनाना होता है, फॉर्मूला क्या बनाना होता है? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं? फॉर लाइमन सीरीज, फॉर लाइमन, लाइमन के लिए इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो N1 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, और N2 के लिए जो वैल्यू है वो सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी हो सकती है इंफिनिटी तक। हाँ चलिए, फॉर बामर सीरीज के लिए, बामर में इलेक्ट्रॉन कहां से आगे गिर रहा है? सेकंड में आके गिरता है तो बामर सीरीज मिलती है। तो यहां पे N1 की वैल्यू तो 2 हो गई, जबकि N2 की वैल्यू क्या है? 3, 4, 5, 6 और इस तरह से इंफिनिटी। इसी तरीके से पास्चन सीरीज के लिए, पास्चन सीरीज के लिए जो N1 की वैल्यू है ये तो कितनी है? ये 3 है, जबकि N2 की वैल्यू कितनी है? 4, 5, 6, मतलब जो भी हायर ऑर्बिट है ये रहेगी। क्लियर है? पास्चन में लोअर ऑर्बिट 3 है तो हायर ऑर्बिट में इसके ऊपर वाले रहने वाले हैं। क्लियर? तो अगर फॉर्मूला जैसे हम बनाते हैं लाइमन के लिए, तो लाइमन के लिए फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम N1 इज इक्वल टू, या ट्रांजिटिंग फ्रॉम N2 इज इक्वल टू 4 टू N1 इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू ये 1 बाय N1 स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके R की वैल्यू आप पुट करो और आंसर बन जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग लाइन, जैसे कई बार क्या होता है कि आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको क्या फाइंड आउट कर। अच्छा यहां पर देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से ट्रांजिशन कर रहा है, यार रुक जाओ जरा, तो ये मेरे पास सिस्टम है ऐसा, इस तरह का, इसको मैं नाम दे दिया, लेट्स से ये इंफिनिटी, यहां पे क्या है? इंफिनिटी। तो एक बात बताओ मुझे कि इलेक्ट्रॉन, और ये हो गई मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट हो गई? ये हो गई मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट।
देखो अब इलेक्ट्रॉन ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, कहां से, यहां से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा है पास वाली ऑर्बिट से और यहां गिर रहा है, तो ये बताओ कि कम एनर्जी मिलेगी कि ज्यादा, मुझे बताओ, कम एनर्जी कि ज्यादा, बताओ जरा आपके हिसाब से क्या होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जस्ट पास वाले से ही, पास वाली ऑर्बिट से ही अपनी ऑर्बिट में वापस है। देखो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो जितनी एनर्जी मिलती है उसके हिसाब से वो अपर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो मान के चलो कि इस ऑर्बिट में इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होना चाहिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, या इंफिनिटी पे तो जो है ये फ्री हो गया तो इसके पास 0 एनर्जी हो गई, मान के चलो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, चलिए मान के चलते हैं, ठीक है ये या चलो इंफिनिटी में इसके बाहर बता देता हूं कि सर इंफिनिटी कहां है या इंफिनिटी कहां है, तो इंफिनिटी लेट से इंफिनिटी बाहर है, इंफिनिटी में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा ना। अभी देखो क्या हुआ कि इसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो थी, अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल गई, ये पहुंच गया ऊपर, कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली में, कहां पहुंच गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली में। चलिए लेट से ये पहुंच गया यहां पे। अभी क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने पे जाता है और बहुत छोटे से टाइम के बाद ही ये वापस आ जाता है, लेकिन जब भी ये वापस आता है तो भाई इस घर में तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अलाउड है, तो बाकी की जो इसको एनर्जी मिल गई इसको छोड़ के आनी पड़ेगी। तो अभी ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे घूम रहा है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है इसके पास ये वापस ये रिलीज कर देगा। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 पे आ जाएगा, ये कहां जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जब ये आएगा तो 4 - 3 ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिलीज करेगा। समझे? अगर ये मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही वापस यहां आ रहा है तो कितनी रिलीज करेगा, 2 - 1 करेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिलीज करेगा। तो आप यहां पे समझिए, अगर ये पास में से आएगा, अगर ये पास वाली ऑर्बिट से आएगा तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, क्या एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने पढ़ा भी है कि E = h होता है, E = h, जबकि E = होता है hc/λ। तो आप ये देखो, अगर एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। समझे? तो देखो जरा, तो यहां पर समझिए कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा एनर्जी कब मिलेगी, तो याद रखो जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ज्यादा अंतर, तो जितना अंतर उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। भाई इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, अब ज्यादा एनर्जी से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, या मान के चलो हायर ऑर्बिट में है, अभी फ्री नहीं हो पाया तो हायर ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी, फिर ये फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो उतनी ज्यादा एनर्जी तो वो रिलीज करेगा। तो जितनी दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ही मिनिमम वेवलेंथ, जितनी ज्यादा एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उतनी ही कम वेवलेंथ। तो आपको समझना है कि इसमें अलग अलग तरीके से नाम दे दिए गए, जैसे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जरा मुझे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। 1 मिनट रुको जरा, मैं यहां पर ही हटा देता हूं। देखिए जरा, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी आपको, वेवलेंथ छोटी मतलब एनर्जी ज्यादा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे छोटी, इसका मतलब है कि एनर्जी सबसे ज्यादा। और एनर्जी सबसे ज्यादा कब, जब हायर ऑर्बिट से आ जाएगा, जब कहां से आ जाएगा, हायर ऑर्बिट से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं यहां पर आपसे यह कह सकता हूं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, देखो मैंने यहां पे नीचे लिख के रखा है, ऊपर गलत हो गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिलती है, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इंफिनिटी से। जब इंफिनिटी से आएगा तो भैया बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, एमिट करेगा। ज्यादा एनर्जी मतलब कम से कम वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, इंफिनिटी से आता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ये कंडीशन है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है। समझ में आ रही है बात? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर नाउ?
अब देखो, अब इसके बाद ये तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई। अब मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन पास वाली ऑर्बिट से आ जाएगा, तो देखो इसको अपन बोलते हैं एच अल्फा लाइन। देखो जब इलेक्ट्रॉन पास वाली ऑर्बिट से आएगा, जब इलेक्ट्रॉन पास वाली ऑर्बिट से आएगा, बिल्कुल जस्ट पास वाली ऑर्बिट से आएगा, तो फिर जो वेवलेंथ हमें जो मिलेगी ना, उस वेवलेंथ की हमने लाइन को बोला एच अल्फा लाइन। क्या बोला? जो वेवलेंथ के कारण स्पेक्ट्रम पे एक लाइन दिखाई पड़ेगी आपको किसी भी कलर की, तो उस लाइन को हमने बोला एच अल्फा लाइन। अब एच अल्फा लाइन कब मिलती है? जब N2 की वैल्यू क्या हो? N1+2, मतलब करीबी एच अल्फा। ठीक है, एच अल्फा कब मिलता है? जब ठीक एक पड़ोस से जब इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो लाइन हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड एच अल्फा। अल्फा के बाद क्या है? बीटा। तो एच बीटा लाइन कब मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन अल्फा के भी ऊपर से, मतलब अगर आप ये देखो, जैसे पास्चन सीरीज की बात करें, पास्चन सीरीज में N1 की वैल्यू कितनी है? पास्चन में N1 की वैल्यू कितनी है? 3। ये देखो ना, पास्चन में N1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो एच अल्फा लाइन फॉर पास्चन जब हम बात करेंगे, तो यहां पे N2 की वैल्यू कितनी लेंगे? 3+1 मतलब 4। ठीक, जब हम एच बीटा की बात करेंगे, एच बीटा फॉर पास्चन, तो आप ये देखो कि N2 की वैल्यू कितनी लेंगे? 5। इसी तरीके से मैं आपको ये बता देता हूं कि मान के चलिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज की, किसकी बात कर रहा हूं? अगर मैं बात कर रहा हूं लाइमन सीरीज की, ध्यान से देखना, लाइमन। तो लाइमन के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए एच अल्फा लाइन, तो पहले तो ये बताओ कि लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट ऑर्बिट में आता है कि नहीं आता? तो एच अल्फा, तो एच अल्फा की जब मैं बात करूंगा, तो लाइमन के लिए N2 की वैल्यू में लेता हूं 1+1 मतलब 2। N1 में एक और ऐड कर दो, N1 का पड़ोसी कौन है? ठीक है, एच बीटा की जब मैं बात करूंगा, तो 1 में 2 ऐड कर दो, जिस और लाइमन के लिए 1 होता है ना N1, तो ये N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। बीटा की के बाद गामा, तो N1 में 3 ऐड कर दो, तो आप यहां पर देखोगे कि N2 की वैल्यू हो जाएगी 4। और जब मैं बात करता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या हो जाएगा? आप यहां पर देखेंगे N2 की वैल्यू इंफिनिटी ली जाती है। बताइए जरा, क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए जरा, क्लियर हो गई ये सारी चीजें? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको यहां पर क्लैरिटी हो जाएगी। आप लाइमन के बजाय बामर ले लो, आप लाइमन के बजाय पास्चन ले लो, ब्रैकेट ले लो, कुछ भी ले लो, फंड ले लो, अपन को मतलब नहीं है। ठीक है, अपन को क्या मतलब है कि अपन को जो बेसिक फंडामेंटल है वो आना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अगर मैं बात कर रहा हूं शॉर्टेस्ट, देखो मैंने इसमें आपको काफी डिटेल में, ये वन शॉट नहीं है, ये वन शॉट नहीं है सर, ये डिटेल्ड वन शॉट है, इसलिए आपको सारी चीजों को बढ़िया से समझना है ना, क्योंकि क्या है ये है डिटेल्ड वन शॉट। नाउ अभी देखिए, तो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जब मैं बात कर रहा हूं, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए। तो यहां पर पहली चीज तो यहां पे यह है फॉर लाइमन सीरीज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो N1 की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? 1 लेनी है। अब मैं बात कर रहा हूं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि यहां पे मैं N2 की वैल्यू क्या ले लूं? इंफिनिटी ले लूं। शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम वेवलेंथ। तो ऐसे केस में अगर मैं निकालता हूं 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर minus 1/N2 स्क्वायर। So what we get is 1/λ is equal to 1.097 होता है, तो मैं इसको अप्रॉक्स 1 ले लेता हूं, 1.1 10 to the power 7, और यहां पे 1/N1 स्क्वायर, तो N1 की वैल्यू 1 स्क्वायर, N2 की वैल्यू इंफिनिटी का स्क्वायर। तो यहां पे हमें मिल जाएगा ये 1/λ इज इक्वल टू 1.1 10 to the power 7, और यहां से ये वैल्यू तो पूरी 1 हो ही जाएगी। तो लैम्डा जो हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा पहुंच जाएगा ऊपर, वाई ये हो जाएगा आपका 1.1 10 to the power 7, और ये मीटर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहां पे देखो 1 10 to the power 7 चला जाएगा ऊपर, तो अपॉन में लिखा है 1.1, पॉइंट हटेगा, ये 0 आ जाएगा।
अब मैं 11 से 10 में डिवाइड करूंगा तो ये 10 चला जाएगा मेरे पास, तो ये 11 है, पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ गई, फिर 9 से कैंसिल करा तो ये आ गया 99, फिर एक जीरो आ गया, मैंने एक जीरो लगाई तो यहां पर जो है ये जीरो बढ़ गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक और जीरो लगा दी मैंने, फिर ये 9 आ गया, तो यहां पर ये 99 बचेगा। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा फिर से ये 1 हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना हो गया, ये लैम्डा इज इक्वल टू 0.909 इंटू 10 टू द पावर -7 -7 और ये मीटर में चला जाएगा। तो अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो ये लैम्डा इज इक्वल टू पहुंच जाएगा 909 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, क्योंकि अगर देखो अगर आपने इसको 3 डिजिट बड़ा कर दिया तो यहां पे 10 टू पावर -3 का ऐड करके आप 3 डिजिट छोटा कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 909 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर को मैं लिख सकता हूं एंगस्ट्रॉम। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं 1.097 तो डिवाइड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये ले लिया। अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट करके दिखाओगे। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ये आपका होमवर्क है। अगर आप होमवर्क करके मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे देन आई विल बी मोर देन हैप्पी गाइज, ठीक। तो मुझे पता पड़ेगा कि यहां तक जो मैंने अभी मेहनत की है यह आपके किसी काम आ पाई। आपको पता है N1 की वैल्यू क्या लेनी है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए सोच के बताओ N2 की वैल्यू क्या लेनी है। कोई भी बच्चा कमेंट करे, मुझे आपका पर्सनल कमेंट चाहिए, चाहे इस पे 5 कमेंट आए या 500, लेकिन आंसर मुझे इसका जरूर से चाहिए आपसे। क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ हुआ, अब हमें बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। देखो, तो बोर थ्योरी कुछ लिमिटेशन ये है कि ये हाइड्रोजेनिक यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऐसा बोल सकता हूं वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले किसके लिए, एटम के लिए। नाउ इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स व्हाइल एलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। मतलब साइंटिस्ट ने बताया या सवाल किया कि भाई एलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो पॉसिबल है, क्योंकि प्लेनेट तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो वो क्यों नहीं आपने कंसीडर किया। तो भाई इसका इसने जवाब नहीं दिया। क्लियर? एज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड इन वेव थ्योरी। तो अब सवाल ये भी उठ गया, क्योंकि हमने डी ब्रोगली इक्वेशन या हाइपोथेसिस पढ़ी थी, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर मतलब वेव नेचर होता है। तो फिर आपने तो सब कुछ वेव थ्योरी से बता दिया, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक। नाउ इसके बाद इट डज नॉट टेल अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन। तो वेरियस अलग अलग जो स्पेक्ट्रल लाइन अपन को मिल रही है, इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी के बीच में क्या अंतर होगा, इस सारी चीजों को उसने नहीं बता पाया बोर के मॉडल ने। ये केवल सिर्फ किसके बारे में बताता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा था, इंटेंसिटी के बारे में नहीं बता रहा था। क्लियर? तो ये हमने यहां से लिमिटेशंस को इसकी पढ़ लिया। इसके बाद होता है एक्साइटेशन एनर्जी और होता है एक आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की। तो देखो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि जैसे मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है, अब ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड जो है आपको ऑर्बिट में पहुंचना है। इसका मतलब है कि आपको एटम को एक्साइट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जंप करा के ऊपर वाली हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है। ठीक है, और हायर एनर्जी स्टेट में भेजना है। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इंस्टेड ऑफ हायर एनर्जी। मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। अभी आप ये देखते हो कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है, आप समझिए जरा ध्यान से सुनना। जैसे आप समझो, यहां पर मैं एकदम ठीक ठीक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पे देखिए आप कि ये कुछ ऑर्बिट्स हो जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, सेकंड ऑर्बिट में, तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन। देखो सेकंड जो ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 2, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, एक्साइट, ये पहली बार एक्साइट हो गई, यहां पहुंच रहा है ना, फिर और एक्साइट होगा, ये यहां पहुंच गया। तो n की वैल्यू अगर 3 हमने ले ली, n की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो ये क्या है? ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट है। क्या है? सेकंड एक्साइटेशन स्टेट।
अब इसी तरीके से थर्ड एक्साइटेशन स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट जो होती है बेसिकली ये सेकंड ऑर्बिट को कहा जाता है, सेकंड ऑर्बिट या सेकंड एनर्जी स्टेट को कहा जाता है। सेकंड एक्साइटेशन जो होती है ये कहा जाता है थर्ड ऑर्बिट या थर्ड एनर्जी स्टेट को, थर्ड एनर्जी स्टेट। सेकंड एनर्जी स्टेट। अभी देखिए जरा, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है ये कितनी होती है, तो आप याद रखें फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। भाई हाइड्रोजन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन N1 स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट है तो -13.6 हो जाता है। सेकंड ऑर्बिट है तो जो एनर्जी है, ये एक्साइटेशन एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ ये आपकी सिर्फ एनर्जी है। N2 इज इक्वल टू -13.6, ये N2 का स्क्वायर। N2 का स्क्वायर मतलब आप यहां पर देखें, अगर मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रहा हूं, एक्साइटेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, -13.6 अपॉन 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ठीक है। फिर एक बचेगा 4 4 जा 16, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, -3.4 ये सेकंड ऑर्बिट में। इसके बाद आप E3 निकालेंगे, E3 थर्ड ऑर्बिट में, तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ -1.5, 4 की जगह, ये 2 की जगह 3 का स्क्वायर। चलिए तो ये यहां पे कैंसिल होगा, तो N2 की जगह आप 3 पुट करोगे, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये 9 और 9 बन जा 9, फिर 4 बच गया तो माइनस का 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस तरह से एनर्जी है। अब आपको चाहिए एक्साइटेशन एनर्जी, क्या चाहिए, एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी कैसे मिलेगी आपको, तो एक्साइटेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी कि E इज इक्वल टू, ये देखो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जा रहा है, जैसे सेकंड ऑर्बिट से थर्ड में आ रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे E2 माइनस E1। ये क्या है, E2 माइनस, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है ना, तो सेकंड क्या है, तो आप इसको बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अब मान के चलो कि ये आ रहा है आपका E इज इक्वल टू E3 से, तो थर्ड क्या है, 3 क्या है, थर्ड वाली ऑर्बिट क्या है, थर्ड वाली ऑर्बिट क्या हो जाएगी, आप ये समझो, थर्ड वाली ऑर्बिट हो जाएगी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। सेकंड देखो ग्राउंड स्टेट है, इसके फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, तो E3 माइनस कहां आएगी, E1, तो ये क्या है, ये हो जाएगी सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। बताइए जरा, क्लियर हो रहा है नाउ। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या, एक्साइटेशन पोटेंशियल। अभी हम देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, समझो जरा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं जैसे लेट्स से E1 इज इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, देखो जरा, सेकेंड वाली ऑर्बिट में है एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट वाली में एनर्जी, फर्स्ट वाली में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप यहां पर देखेंगे कि E2 माइनस E1 करूंगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, तो E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू है -13.6, सॉरी माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो तो E इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये -3.6 और ये प्लस का 13.6, माइनस का सॉरी 3.4, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 10.2, तो E इज इक्वल टू क्या है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जितनी एनर्जी होगी ना उतना ही पोटेंशियल मुझे देना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन को
आप हायर एनर्जी स्टेट में, क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचाने के लिए, आपको एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी आप कैसे दे सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो एनर्जी मिल जाएगी। तो आप देखो जरा, ये क्या हो गई? ये एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। क्लियर? नाउ अब आप बात करेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सेकंड ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए एक्साइटेशन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो देखो होता क्या है बेसिकली, पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क मतलब एनर्जी। देखो ये क्या है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं कन्वर्ट कर लूंगा 1.6 × 10⁻19 जूल, और ये अपॉन में क्या है? चार्ज। तो चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। इतना होता है ना। नाउ तो अगर यहां से मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास ये बचेगा 10.2 और ये जूल बाय कूलाम। तो जूल पर कूलाम होता है वोल्ट। तो 10.2 वोल्ट मुझे ये एक्साइटेशन पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो उस तरह से मैं किसी भी स्टेट के लिए कैलकुलेट कर सकता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहां पर आप दोनों चीजें लिख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप समझते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? आयोनाइज का मतलब होता है किसी भी एटम को आयन बना देना, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर भेज देना, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम its atom, to completely remove electron from its atom is called ionization energy। बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री कब होता है? फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कब होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है n इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जब होता है तो एनर्जी होती है जीरो। एनर्जी कितनी होती है? जैसे ये माइनस में वैल्यू चल रही थी ना, जब माइनस से बढ़ते एनर्जी जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो फॉर फर्स्ट हाइड्रोजन ऑर्बिट आप भी देखो, तो आप भी देखें कि इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन फ्री, तो इंफिनिटी माइनस E1। तो आप ये देखो इंफिनिटी पे वैल्यू 0 माइनस 13.6, तो आपको ये प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन वो बाहर हो जाएगा। तो यहां से एक बहुत जरूरी चीज हमें देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है। जब आप इसी में प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो ये इसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी हो गई इसकी 0, और टोटल एनर्जी 0 हो गई तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। तो जो इसकी एनर्जी स्टेट में जो या फिर ऑर्बिट में एनर्जी होती है, सेम उतनी एनर्जी हम दे दें पॉजिटिव तो अपना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि लेट्स से प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी है, तब जाके ये आयोनाइज होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो बस प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह आप ये लिख दें प्लस 13.6 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस देने से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और ये अपना फ्री एटम की फ्री हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि भाई ये वीडियो आपके लिए कैसी रही। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि जो मेरा मोटिवेशन है वो आपका कमेंट ही है। हाँ, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहोगे नहीं। अगर आप चाह सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को और स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, अच्छी चीज पहुंचाइए, लोगों की मदद होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई दोस्तों के साथ, हाँ, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएं। कमेंट करके जरूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।